dance, make it hurt. So hello everyone, welcome to my channel. I'm your friend Ashish. We are doing class 11th microeconomics. In this video, we continue the chapter forms of market. In part 1, we cover the concept of market and the basis of market classification. Who don't watch part 1, watch this now. Video is in description box. Today we cover the perfect competition market and oligopoly market. So let's start the video. Before that, like and share this video and subscribe to my channel. So let's start the video with perfect competition market. In part 1, we little study about the perfect competition market. अब हम थोड़ा सा डीप में समझेंगे कि perfect competition market है क्या. So perfect competition is a form of market where there is a large numbers of buyers and seller of a commodity. Homogeneous product is sold and its price is determined by the forces of demand and supply. An individual buyer or seller has no control over the price. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में बहुत सारे सेलर्स होते हैं और बहुत सारे बायर्स होते हैं और वो होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं और बाय कर रहे होते हैं. होमोजीनियस प्रोडक्ट मीन सेम कमोडिटी. जैसे कि हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं वेजिटेबल मार्केट. इस मार्केट में सारे सेलर्स वेजिटेबल्स ही बेच रहे हैं, तो ये एक होमोजीनियस प्रोडक्ट है. सो इस मार्केट में बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं और वो होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं और बाय कर रहे होते हैं. और जो इस मार्केट में जो प्रोडक्ट का प्राइस होता है वो डिटरमाइंड होता है बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. इस मार्केट में जो भी प्रोडक्ट सेल हो रहा होगा उसका जो प्राइस होगा वो डिमांड और सप्लाई पर तय होगा कि कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है. और कोई भी इंडिविजुअल बायर और इंडिविजुअल सेलर के पास कोई भी कंट्रोल नहीं है कि वो प्राइस को बढ़ा सकें या कम कर सकें. सो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं और जो इस मार्केट का जो प्रोडक्ट का प्राइस होता है वो डिटरमाइंड होता है डिमांड और सप्लाई पर. और कोई भी इंडिविजुअल बायर और सेलर प्राइस को ना ही बढ़ा सकता है और ना ही कम हो सकता है. प्राइस डिटरमाइंड होता है डिमांड एंड सप्लाई पर. अब हमें इस मार्केट के फीचर्स पढ़ने हैं कि इस मार्केट के फीचर्स क्या क्या हैं. सो पहला फीचर है large numbers of small buyers and sellers of a commodity. अब इसका मीनिंग क्या है? The number of buyer is so large that the demand of an individual buyer is only a small fraction of a market demand for a commodity. ये फीचर ये कहता है कि कोई इंडिविजुअल बायर की जो डिमांड है वो बहुत छोटी सी है मार्केट डिमांड के अंदर. कोई भी इंडिविजुअल बायर की जितनी भी डिमांड है वो एक छोटी सी फ्रैक्शन में अमाउंट है, वो है मार्केट डिमांड में. और सेम वैसे ही कोई भी इंडिविजुअल सेलर की जो सप्लाई है वो बहुत छोटी सी है मार्केट सप्लाई में. यही मैंने लिख रखा है कि लाइकवाइज द नंबर ऑफ सेलर इज सो लार्ज दैट द सप्लाई ऑफ एन इंडिविजुअल सेलर इज ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अ मार्केट सप्लाई. ठीक है. अब इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, इस फीचर की इम्प्लीकेशन क्या है कि ये फीचर हमें ये कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल बायर की डिमांड बढ़े या कम हो उससे मार्केट डिमांड पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा. और लाइकवाइज कोई भी इंडिविजुअल सेलर की सप्लाई बढ़े या कम हो उससे मार्केट सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा. और अगर मार्केट सप्लाई और मार्केट डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ेगा तो मार्केट प्राइस पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा. यही फीचर ये कहता है कि नो मैटर द डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल बायर इंक्रीज और डिक्रीज, मार्केट डिमांड रिमेन अनअफेक्टेड. नो मैटर सप्लाई ऑफ एन इंडिविजुअल सेलर इंक्रीज और डिक्रीज, मार्केट सप्लाई रिमेन अनअफेक्टेड. एंड मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई रिमेन अनअफेक्टेड, प्राइस आल्सो रिमेन अनअफेक्टेड. तो यही ये फीचर कहता है कि
कोई भी इंडिविजुअल बायर की सब डिमांड जो है वो बढ़े या कम हो, उससे मार्केट डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सप्लाई पर कोई भी इंडिविजुअल सप्लाई के इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, मार्केट सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और मार्केट सप्लाई और मार्केट डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ेगा तो मार्केट प्राइस पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा कि जो प्राइस होता है वो डिटरमाइन किया जाता है डिमांड और सप्लाई पर। अगर डिमांड एंड सप्लाई ही चेंज नहीं हो रहे तो मार्केट प्राइस भी चेंज नहीं होगा। तो ये है हमारा फर्स्ट फीचर। तो सो द नेक्स्ट फीचर इज होमोजीनियस। अब इसका मीनिंग क्या है? एवरी फर्म सेल्स अ होमोजीनियस प्रोडक्ट। इस मार्केट में सारे सेलर्स जो हैं वो होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और एक प्रोडक्ट को हम जब होमोजीनियस कहेंगे जब वो साइज़ में, शेप में, कलर में और वेट में जब आइडेंटिकल होगा तब हम उस प्रोडक्ट को होमोजीनियस कहेंगे। और ऐसी सिचुएशन को हम 0 डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। अब इस फीचर की इम्प्लीकेशन क्या है? ये फीचर ये कहता है कि कोई भी सेलर के पास कोई भी कंट्रोल नहीं है कि वो प्राइस को बढ़ाकर बेच सके। जैसे कि ये कोई प्रोडक्ट बेच रहा है 15 रुपीज़ में और यही सेलर वही प्रोडक्ट बेच रहा है 10 रुपीज़ में, तो ये बायर कभी इससे ख़रीदेगा ही नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा में बेच रहा है। ये शिफ्ट हो जाएगा दूसरे सेलर पर जो वही प्रोडक्ट सही प्राइस पर जो दे रहा है। यही लिखा हुआ है कि इवन अ स्लाइटेस्ट इंक्रीज इन द प्राइस बाय द वन फर्म विल शिफ्ट इट्स बायर टू द अदर फर्म। अगर कोई भी फर्म प्राइस को इंक्रीज करने की कोशिश करती है तो जो बायर होगा वो दूसरी फर्म पर शिफ्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट फीचर है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट। A new firm is free to enter the industry and start production, and the firm is free to leave it and cease production. ये फर्म ये कहता है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कोई भी सेलर मार्केट के अंदर आ सकता है, कोई भी इस मार्केट में आ सकता है और अपना प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट कर सकता है। कोई भी इस मार्केट में आ सकता है और अपना प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट कर सकता है, और कोई भी सेलर, कोई भी फर्म इस मार्केट को लीव कर सकती है और अपना प्रोडक्शन बंद कर सकती है। अब इसकी इम्प्लीकेशन क्या है? ये फीचर ये कहता है कि कोई भी जो सेलर है वो कोई भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं कमाएगा, केवल सेलर कमाएगा नॉर्मल प्रॉफिट्स, और कोई भी सेलर लॉस बुक नहीं करेगा एज वी सी इन अ लॉन्ग रन। अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो कोई भी सेलर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं कमाएगा, बस नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाएगा, और कोई भी सेलर लॉन्ग रन में लॉस बुक नहीं करेगा। अब यही इम्प्लीकेशन को हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि जैसे कि कोई मार्केट में बस 3 ही सेलर हैं, और ये तीनों जो सेलर हैं वो इन सारे बायर्स को सप्लाई कर रहे हैं गुड्स। ठीक है, तो सारे बायर्स जो भी हैं वो इससे ही, इन तीनों से ही सेलर से खरीद रहे हैं, तो ये तीनों वो कमा रहे हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब क्या होगा कि जो दूसरे मार्केट के जो सेलर्स होंगे, बहुत सारे सेलर्स होंगे, वो देखेंगे कि ये तीनों बहुत प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, इस मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स है, तो वो बहुत सारे सेलर्स जो हैं वो इस मार्केट के अंदर एंटर कर जाएंगे, क्योंकि एंटर करने में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और जब ये एंटर करेंगे तो जो बस ये 3 सप्लाई कर रहे थे वो अब ये सारे सप्लाई करेंगे, तो इससे क्या होगा, जो इस मार्केट की जो सप्लाई होगी, उस गुड की जो सप्लाई होगी वो बढ़ जाएगी, और जो सेलर्स के बीच में आ जाएगा कंपटीशन, कि अब वो कंपटीशन आने की वजह से वो अपना प्राइस कम करने लग जाएंगे, वो अपने प्राइस को कम करेंगे क्योंकि उनके ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स बिके हैं। तो इस वजह से क्या होगा कि जब सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो उसका प्राइस कम हो जाएगा, और
प्राइस जब तक कम होता रहेगा, जब तक ये सारे सेलर्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से जब नॉर्मल प्रॉफिट तक जब तक शिफ्ट नहीं हो जाते, जब तक इस मार्केट इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो नीचे गिरता रहेगा। यही लिखा है फर्स्ट पॉइंट में, इफ़ अ फर्म्स आर अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, अगर कोई फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रही है तो जो नई फर्म्स होंगी वो मार्केट के अंदर एंटर कर जाएंगी और एज अ रिज़ल्ट जो उनकी सप्लाई होगी वो बढ़ जाएगी और जो उनका प्राइस जो होगा वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। और ये प्रोसेस जब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक सारी फर्म्स जो हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं कमा रही होंगी। हमारा दूसरा पॉइंट है, जैसे कि ये एक मार्केट है, इसमें जो सेलर्स हैं वो सारे लॉस बुक कर रहे हैं, सारे सेलर्स जो हैं वो लॉसेस से गुजर रहे हैं, सारे सेलर्स में लॉसेस हो रहा है, सारे सेलर्स को लॉसेस हो रहा है। अब बहुत सारे सेलर्स सोचेंगे कि इस मार्केट में प्रॉफिट तो कुछ हो नहीं रहा और बल्कि लॉस और हो जा रहा है, तो ये सेलर्स क्या करेंगे, इस मार्केट से मूव आउट हो जाएंगे। और मूव आउट होने से क्या होगा कि जो ये सारे सेलर्स जो सप्लाई कर रहे थे अब वो बस यही सेलर्स कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो सप्लाई होगी वो कम हो जाएगी और अब बायर्स के बीच में कंपटीशन आ जाएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसों में वो प्रोडक्ट ख़रीदना चाहेंगे, तो प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। और सप्लाई कम होने से और प्राइस ज़्यादा होने से क्या होगा, जो ये लॉसेस बुक कर रहे थे ये लॉसेस शिफ्ट हो जाएंगे नॉर्मल प्रॉफिट्स में। यही मैंने शुरू में बताया था कि कोई भी जो सेलर है वो लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं कमाएगा, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाएगा और कोई भी सेलर जो है वो लॉस बुक नहीं करेगा। यही फीचर कहता है। जो भी हमने 3 फीचर पढ़े, वेरी लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर एंड बायर, होमोजीनियस एंड फ्रीडम ऑफ एंट्री एग्जिस्ट, इन 3 फीचर्स को हम कहते हैं प्योर कंपटीशन। सो दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स MCQ। तो हमारा नेक्स्ट फीचर है वो है परफेक्ट नॉलेज। Buyer and seller are fully aware of the prevailing price in the market and have perfect knowledge. इस मार्केट में जितने भी सेलर्स होते हैं, जितने भी बायर्स होते हैं, उनके पास होती है परफेक्ट नॉलेज। इनके पास परफेक्ट नॉलेज होती है कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, क्या करंट प्राइस चल रहा है। कोई भी सेलर ना बायर से ज़्यादा चार्ज कर पाता है और ना ही बायर प्रिवेलिंग जो भी करंट प्राइस चल रहा है उससे कम दे पाता है, क्योंकि इन मार्केट में सेलर और बायर के पास परफेक्ट नॉलेज होती है, फुल अवेयर होती है कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। सो when buyer are fully aware of the current price, sellers cannot charge more than the prevailing price. अगर बायर के पास फुल अवेयर होगी करंट प्राइस के बारे में तो सेलर उससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर पाएगा और कोई भी बायर जो करंट प्राइस होता है उससे कम पे नहीं कर पाता है, क्योंकि सेलर भी अवेयर होता है। नेक्स्ट फीचर है हमारा नो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इज इवॉल्व्ड। अब इस मार्केट में सारे सेलर एंड बायर सारे होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचते हैं। इसी वजह से जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है वो इररिलेवेंट है, क्योंकि अगर कोई अपना एक एडवर्टाइजमेंट करेगा वो सारे सेलर्स के लिए एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इस मार्केट में जो भी है वो होमोजीनियस प्रोडक्ट बिक रहे होते हैं, तो जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होती है वो बिकम इररिलेवेंट हो जाती है, क्योंकि अगर कोई एक एडवर्टाइजमेंट करेगा तो वो पूरी मार्केट के लिए एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। तो इस मार्केट में कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एंड इट फीचर। I hope you understand this. In next video, we complete the chapter by completing the oligopoly market. If you like this video, press the like button and share this video to your friends. And for getting more such video, subscribe to my channel.